हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और हम पढ़ रहे हैं हिंदी आलोचना। और हिंदी आलोचना के जितने भी आलोचनाकार हैं, ये जो टॉपिक है आलोचना का, ये मैं DSSB के लिए स्पेशली पढ़ा रही हूँ। लेकिन ये टॉपिक जो है ना, ये ज़रूरी नहीं कि DSSB के लिए ही है, बाकी सब के लिए नहीं है। तो ये PGT एस्टेट वालों के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, साथ ही UGC नेट वालों के लिए, और सबसे इम्पोर्टेंट है HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर वालों के लिए। ठीक है, तो आज हम इसमें पढ़ेंगे आचार्य नंदुलारी वाजपेयी और सौष्ठववादी आलोचना। तो टॉपिक आपको स्क्रीनिंग पर दिखाई दे रहा है। तो HPSC की ये जो आलोचना का जो आज टॉपिक है हमारा, ये वीडियो नंबर 5 रहने वाली है। 5 नहीं, क्लास नंबर 6 है ये। अभी तक मैं क्लास नंबर 5 जो है आलोचना की अपलोड कर चुकी हूँ। अगर ये आप पाँचों क्लासेस देखना चाहते हैं और आलोचना के टॉपिक को कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आप हमारे SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्लेलिस्ट में वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो देखो, बातें चाहे आप किसी भी बुक से पढ़े, घुमा फिरा कर वही होती हैं और कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। जो टॉपिक हमने लिया है ये सब्जेक्टिव फॉर्म में लिया है, ताकि HPSC वाले कैंडिडेट के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण रह सके। तो नंदुलारी वाजपेयी जी हम पढ़ेंगे। जैसे कि थोड़ा सा बता देती हूँ कि अभी तक की वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले हमने आलोचना पढ़ी कि आलोचना होता क्या है, होती क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, कितने भेद हैं इसके, और इसकी उपयोगिता क्या है। तो ये सब हम अब तक की वीडियो में पढ़ चुके हैं। फिर प्रमुख जो हिंदी आलोचनाकार थे, उनमें सबसे पहला आलोचक जो है, हमने रामचंद्र शुक्ल जी को पढ़ा। तो रामचंद्र शुक्ल जी की हमने रचनाएं पढ़ी, उनकी समीक्षा पद्धति पढ़ी, उनकी समीक्षा पद्धति की हमने विशेषताएं पढ़ी। और जो रामचंद्र शुक्ल जी का जो रस दृष्टिकोण था वो भी हमने पढ़ा, और लोकमंगल की अवधारणा पढ़ी। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम आचार्य नंदुलारी वाजपेयी जी को पढ़ेंगे। और इनका जो आप देख रहे होंगे कि सौष्ठववादी आलोचना, यानी कि ये जो आलोचक हैं, इन्होंने अपने अपने तरीके से किसी भी कृति को लेकर या रचना को लेकर या किसी भी काल को लेकर अपने अपने तरीके से इन्होंने आलोचना की है, और उसी के आधार पर इनको नाम दिया गया है। तो नंदुलारी वाजपेयी जी की अगर किस प्रकार के आलोचक हैं, तो आप कह सकते हैं कि सौष्ठववादी आलोचक हैं। अब सौष्ठववादी जो शब्द है ना, आपको इसका मतलब नहीं समझ आ रहा होगा। तो सौष्ठव जो शब्द है ना, इसका मतलब आप सुंदरता से ले सकते हैं, सौंदर्य से ले सकते हैं, या स्वच्छंदतावाद से ले सकते हैं। क्योंकि ये जो कवि हैं ये स्वच्छंदतावाद से प्रभावित थे, और जहाँ पर स्वच्छंदता होगी, स्वतंत्रता होगी, वहीं पर आपको सुंदरता देखने को मिलेगी। तो सुंदरता शब्द लगा ले, चाहे सौंदर्यवादी शब्द, ये दोनों शब्द जो मतलब दे रहे हैं वही मतलब यहाँ पर सौष्ठव का है। तो सौष्ठववादी उसी शब्द से बना है। और नंदुलारी अब PGT के लिए अगर देखें तो उनका पेपर ऑब्जेक्टिव होगा, तो पहला ही प्रश्न इम्पोर्टेंट बन जाता है कि आचार्य नंदुलारी वाजपेयी जी हैं वो किस प्रकार के आलोचक हैं। तो ये एक सौष्ठववादी आलोचक है। साथ ही सौष्ठववादी, देखो पहले ही लाइन यहाँ पर लिखी हुई है कि सौष्ठववादी या स्वच्छंदतावादी आलोचना का सूत्रपात करने का श्रेय हिंदी में आचार्य नंदुलारी वाजपेयी जी को जाता है। तो इन्हें क्या कह सकते हैं, ऑप्शन में आपका सौष्ठववादी भी हो सकता है और स्वच्छंदतावादी भी हो सकता है। हिंदी स्वच्छंदतावादी समीक्षा में मुख्यतः 3 आलोचक शामिल होते हैं। तो स्वच्छंदतावाद में केवल ये नहीं कि नंदुलारी वाजपेयी जी ही आते हैं, तो इनके अलावा आप दूसरा नाम और नोट कर लें। दूसरा नाम है शांति प्रिय द्विवेदी। तो ये आप लिख लेना, मैं बोल रही हूँ शांति प्रिय द्विवेदी, ठीक है। और उसके बाद अगला जो नाम है वो है डॉक्टर नगेंद्र का। तो 3 नाम हैं जो हिंदी आलोचना के अंदर, जिसे आप स्वच्छंदतावाद के अंदर जिसका नाम ले सकते हैं। तो पहला नाम है नंदुलारी वाजपेयी जी का, दूसरा नाम शांति प्रिय द्विवेदी, और तीसरा नाम जो है आप डॉक्टर नगेंद्र का ले सकते हैं। तो ये तीनों ही ऐसे आलोचक थे जिन्होंने स्वच्छंदतावादी आलोचना की है।
अब शुरुआत करते हैं इस टॉपिक को। इससे पहले आपको यही कहूँगी कि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सौष्ठववादी या स्वच्छंदतावादी आलोचक का सूत्रपात किसने किया, आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आंसर करना है आपको आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी जी। ठीक है। छायावादी काव्य का विरोध सरस्वती, विशाल भारत, सुधा, प्रभा जैसी पत्रिकाओं में गोल बांधकर मतलब किया जा रहा था। मतलब ये है कि छायावाद, आपने पढ़ा होगा कि जो हमारा हिंदी साहित्य है उसको 4 भागों में बांटा गया है। तो ये तो सभी ने पढ़ लिया होगा क्योंकि हिंदी के आप स्टूडेंट हैं। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आधुनिक काल को जब हम विकास क्रम के दृष्टिकोण से देखते हैं तो आधुनिक काल के अंदर गद्य और पद्य दोनों का विकास हुआ था। तो गद्य के अंतर्गत हम उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध आदि पढ़ते हैं, लेकिन पद्य के अंदर अगर पद्य का विकास देखें आधुनिक काल के हिसाब से तो पद्य का विकास हुआ सबसे पहले भारतेंदु युग, फिर द्विवेदी युग, फिर छायावादी युग, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और फिर नई कविता। इस प्रकार से इनका क्रम चलता है। तो एक आपने वाद का नाम सुना होगा, जैसे मैंने अभी बताया पद्य के विकास क्रम में, तो सबसे पहला नाम था भारतेंदु युग, उसके बाद द्विवेदी और फिर छायावादी। तो छायावाद जो युग था ना, छायावाद जो काव्य था, यानी कि छायावाद युग के अंदर जो काव्य लिखा जा रहा था उसका विरोध कर रही थी। तो वो विरोध करने वाली पत्रिकाएं कौन कौन सी थी? सरस्वती, विशाल भारत, सुधा, प्रभा जैसी जो पत्रिकाएं थी ना, ये छायावाद का क्या कर रही थी? विरोध कर रही थी। तो टॉपिक को हम ध्यान से पढ़ेंगे। अपना पेन कॉपी लेकर आप साथ में बैठें और अपने शॉर्ट नोट्स बनाते रहें। जो क्वेश्चन जहाँ से पूछने लायक आएगा वो मैं साथ साथ आपको बताते रहूँगी। तो ये मैंने कुछ पत्रिकाएं बताई, जैसे प्रभा, सुधा, सरस्वती। ये पत्रिकाएं छायावाद का क्या कर रही थी? विरोध कर रही थी। छायावाद में जो काव्य लिखा जा रहा था उसका विरोध कर रही थी। लेकिन ऐसे समय में ही कौन आ जाता है? आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी छायावादी कविता के समर्थन में एक समर्थ आलोचक बनकर सामने आए। यानी कि जो सरस्वती पत्रिका थी और जो प्रभा, सुधा इत्यादि जो पत्रिकाएं थी, इनसे जो लेखक जुड़े हुए थे या जो कवि जुड़े हुए थे, वो क्या कर रहे थे कि छायावाद नामक जो काव्य था ना उसका विरोध कर रहे थे। लेकिन उस समय में आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी जी ने छायावाद को सपोर्ट किया, उसका समर्थन किया और छायावाद के एक अच्छे समर्थ आलोचक बनकर सामने आए। उन्होंने तर्कपूर्ण एवं प्रमाणिक ढंग से छायावाद की व्याख्या की। देखो, छायावाद में मुख्य रूप से क्या था? रहस्यवाद पाया गया था। ठीक है, रहस्यवाद, सौंदर्यवाद, प्रकृति चेतना, प्रकृति वर्णन, ठीक है, ये सारी जो प्रवृत्तियां थी वो छायावाद के अंदर देखने को मिल रही थी। तो कई लोग ऐसे थे जो उनका विरोध कर रहे थे। अब देखो क्यों विरोध कर रहे थे, इसका थोड़ा सा आप मतलब समझना। जैसे कि उसमें ना स्वतंत्र चेतना, उसमें क्या था? छायावाद काव्य की जो केंद्रीय चेतना थी वो स्वतंत्रता की चाह थी। मतलब जो छायावाद थी वो स्वतंत्रता चाह रहा था। लेकिन इससे पहले के जो हमारे लेखक थे या इसके पहले जो काव्य लिखा जा रहा था, जैसे कि आप देख सकते हैं रीतिकाल के अंदर अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा हो रही थी और भारतेंदु और द्विवेदी युग में भी कुछ इस प्रकार का नहीं था। वो जो कवि थे ना उस समय पुरानी परिपाटी पर ही चलकर जो है रचनाएं लिखी जा रही थी। लेकिन छायावाद तक आते आते ना इंसान को अपने क्या हो गई थी? स्वतंत्रता की चाह उसके मन में आने लगी थी। वह स्वतंत्रता रूढ़ियों से, धर्म से, समाज से है। मतलब इससे पहले जो काव्य लिखा जा रहा था वो किसी ना किसी रूढ़ि से बंधा हुआ था, किसी न किसी धर्म और समाज से प्रभावित था। लेकिन छायावाद का जो काव्य था ना वो बिल्कुल स्वतंत्र था और इस स्वतंत्रता का कई पत्रिकाएं जो है उस काव्य का विरोध कर रही थी। और ऐसे समय में आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी जी ने आकर छायावाद को क्या किया? सपोर्ट किया। तो आप समझ गए होंगे कि ये पत्रिकाएं उनका विरोध क्यों कर रही थी। एक इसमें क्या था कि आप एक शब्द देखेंगे, व्यक्तिकता। व्यक्तिकता, तो व्यक्तिकता शब्द जो व्यक्ति से बना है और छायावादी जो काव्य था ना वो समाज में व्यक्ति के स्वतंत्र अस्तित्व की कल्पना करता है। मतलब जो व्यक्ति है वो बिल्कुल स्वतंत्र है, वो किसी भी समाज, धर्म या रूढ़ि से प्रभावित नहीं होना चाहिए। व्यक्ति को क्या होनी चाहिए? पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो इस तरीके का काव्य लिखा जा रहा था छायावाद के अंदर, जिसमें क्या थी? स्वतंत्र चेतना थी, व्यक्तिकता थी, अनुभूति की प्रति
प्रतिष्ठा थी, वेदना की विवर्ती थी, प्रेमानुभूति थी, और जो प्रकृति चित्रण था, सौंदर्य चेतना था, राष्ट्रीय स्वर था, ये सारे जो मैं शब्द बोल रही हूँ ये छायावाद की क्या थी, प्रवृत्तियां थी। तो छायावाद में क्या किया गया, व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रधान माना गया, और इसी के समर्थन में आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी आए और इन्होंने भी स्वच्छंदतावाद को बढ़ावा दिया, इसलिए इनको क्या कहा जाता है। और छायावाद में जो सौंदर्यता प्रधान थी, जो सौंदर्य चेतना थी, उसको भी प्रमुख रूप से उजागर किया नंद दुलारे वाजपेयी जी ने और उसका समर्थन किया। ठीक है, इसलिए नंद दुलारे वाजपेयी जी को स्वच्छंदतावादी आलोचक भी कहा जाता है, या सौष्ठववादी आलोचक भी आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा हम क्या पढ़ रहे थे, आलोचक बनकर सामने आए, उन्होंने तर्कपूर्ण एवं प्रमाणिक ढंग से छायावाद की व्याख्या सामाजिक संदर्भ में करते हुए छायावादी काव्य की विशेषताओं का उद्घाटन किया। मतलब जो लोग इसकी अवहेलना कर रहे थे छायावाद की, और आलोचक भी थे कई जो छायावाद की आलोचना कर रहे थे, ऐसे समय में आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी ने अपने तर्क दिए और साथ में प्रमाण मतलब सबूत भी उन्होंने दिए। तो इस ढंग से उन्होंने छायावाद की व्याख्या की, और छायावाद की जो व्याख्या की वो सामाजिक संदर्भ में की, मतलब समाज के लिए भी जो स्वतंत्रता है वो जरूरी है, इन्होंने ऐसा कहा। छायावाद काव्य की विशेषताओं को इन्होंने क्या किया, उद्घाटन किया। उन्होंने सन 1931 ईस्वी में पंत, प्रसाद, निराला और पंत पर 3 पृथक पृथक निबंध लिखकर इन्हें छायावाद की वृत्तत्रयी घोषित किया। अब एक प्रश्न पूछा जाता है कि छायावाद की वृत्तत्रयी में कौन कौन आता है। तो छायावाद की वृत्तत्रयी में प्रसाद, ये इनका पूरा नाम है जयशंकर प्रसाद, निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, पंत सुमित्रानंदन पंत, इन तीनों को छायावाद की वृत्तत्रयी में घोषित किया। और इसने किसने किया, ये नंद दुलारे वाजपेयी जी ने। और इन तीनों पर, प्रसाद पर भी, निराला पर भी और पंत पर भी, इन तीनों पर अलग अलग इन्होंने क्या लिखे, निबंध लिखे। अब यहाँ पर हम कुछ वाजपेयी जी की प्रमुख आलोचनात्मक कृतियाँ देखते हैं, कौन कौन सी आलोचनात्मक कृतियाँ इन्होंने लिखी और इनकी आलोचनात्मक कृतियाँ हैं, ये याद रखना, यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाता है। हिंदी साहित्य 20वीं शती, तो ये एक इनकी आलोचनात्मक रचना है। दूसरी आलोचनात्मक रचना है आधुनिक साहित्य, तो आधुनिक साहित्य की भी इन्होंने आलोचना की। और नया साहित्य, नए प्रश्न, अगला है जयशंकर प्रसाद और कवि निराला, तो इन तीनों पर इन्होंने लिखा, पंत पर भी, निराला पर भी और जयशंकर प्रसाद पर भी। ठीक है, लेकिन ये इनकी कुछ आलोचनात्मक रचनाएं हैं, ये आपको याद कर लेनी है, 4-5 ही हैं, कोई ज़्यादा नहीं है। नया साहित्य और नए प्रश्न ये, और एक हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, ये खूब रह रहकर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि ये किसकी आलोचनात्मक रचनाएं हैं। अब हिंदी साहित्य 20वीं शती, ये जो इनकी आलोचनात्मक रचना है, इसमें आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी की ये पहली रचना है जो आलोचनात्मक, मतलब नंद दुलारे वाजपेयी जी की पहली आलोचनात्मक रचना है। और इस आलोचनात्मक रचना में 1930 से लेकर और 1940 के बीच जो भी इन्होंने निबंध लिखे वो सारे इसमें संकलित हैं। ठीक है, इतनी बातों का ध्यान रखना है। और इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा और डिटेल से इनके बारे में पढ़ लेते हैं। छायावादी कवि जब बद्रीनाथ भट्ट, बनारसी दास चतुर्वेदी, पदम सिंह शर्मा, हेमचंद्र जोशी, ललित किशोर सिंह जैसे छायावाद के कटु आलोचकों के प्रहार से कुंठित हो रहे थे, तब उन्हें वाजपेयी, शांति प्रिय द्विवेदी एवं डॉक्टर नगेंद्र जैसे समर्थ आलोचक अपने समर्थकों के रूप में प्राप्त हो गई। मतलब ये क्या कहा इन्होंने, छायावादी कवि जब बद्रीनाथ भट्ट, बनारसी दास चतुर्वेदी, पदम सिंह शर्मा, हेमचंद्र जोशी और ललित किशोर जैसे छायावाद के कटु आलोचकों के प्रभार से, ये क्या मतलब, छायावाद की जब बहुत ज़्यादा आलोचना की जा रही थी तो ये लोग है ना बिल्कुल कुंठित हो गए थे, और ऐसे समय में ये थोड़े से अकेले से पड़ गए थे। और उस समय इनका साथ दिया नंद दुलारे वाजपेयी जी ने, शांति प्रिय द्विवेदी जी ने और डॉक्टर नगेंद्र ने। तो ये मैंने आपको बताया कि हिंदी आलोचना के अंदर ये 3 नाम है जिन्हें स्वच्छंदतावादी आलोचक भी कहा जाता है। तो इन तीनों में आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। और एक प्रश्न मैंने शुरू में ही बताया था, और अगला यहाँ से भी प्रश्न बनने की पूरी संभावना रहती है, तो इन्हें आप नोट कर लें।
आलोचक अपने समर्थकों के रूप में प्राप्त हो गए। इन्होंने शुद्ध सौंदर्य शास्त्रीय दृष्टि से छायावादी काव्य का मूल्यांकन किया, मतलब अपने सौंदर्य वाले शास्त्रीय दृष्टिकोण से, ठीक है, छायावाद काव्य का मूल्यांकन किया। अब आलोचना में क्या होता है? मूल्यांकन ही होता है। किसी भी रचना के गुण और दोषों का मुख्य रूप से क्या होता है? मूल्यांकन होता है। उसे ही हम क्या कहते हैं? आलोचना कहते हैं। तो छायावाद का जो मूल्यांकन किया किसने? नंदुलारे वाजपेयी जी ने, या नगेंद्र जी को लेकर कहें या शांति प्रिय द्विवेदी जी को लेकर कहें, तो इन्होंने छायावाद का जो मूल्यांकन है वो सौंदर्य शास्त्रीय दृष्टि पर किया। ठीक है। वाजपेयी जी के आलोचनात्मक निबंधों में काव्य की गहरी सूझबूझ तथा विश्लेषण क्षमता का बोध होता है। यानी कि वाजपेयी जी की आलोचनात्मक निबंधों में, अभी एक तरीके से जो आलोचनात्मक रचनाएं हैं इन्हें आप निबंध भी कह सकते हैं। इन आलोचनात्मक निबंधों में काव्य के गहरी सूझबूझ तथा विश्लेषण क्षमता का बोध भी होता है। काव्य की समीक्षा में उन्होंने प्राचीन मानदंडों का आधार ग्रहण नहीं किया। अब इन्होंने, क्योंकि इनको स्वच्छंदतावादी आलोचक कहा जाता है, इसलिए जो भी प्राचीन मानदंड चले आ रहे थे, जो पुराने मानदंड चले आ रहे थे समीक्षा के, उन सभी को इन्होंने क्या किया? ग्रहण नहीं किया। इन्होंने अपने खुद के मानदंड तय किए, समीक्षा पद्धति अपनी खुद की अपनाई, सौंदर्यता के आधार पर इन्होंने अपनी समीक्षा की। आधुनिक युग के कवियों के लिए वे रसवाद को बहुत उपयोगी नहीं मानते। जैसे कि इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो थे वो रसवाद को लेकर उन्होंने अपनी अवधारणा दी थी और रस को काव्य के लिए, काव्य का मूल तत्व माना आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। वहीं पर आचार्य नंदुलारी वाजपेयी जी ने रसवाद को इतना उपयोगी काव्य के लिए नहीं माना। उनकी आलोचना मूलतः सौंदर्य का अनुसंधान करने वाली दृष्टि से संपृक्त है। मतलब आचार्य नंदुलारी वाजपेयी जी ने अपनी आलोचना में जिसको अपनाया तो वो है सौंदर्य। ठीक है, सौंदर्य का अनुसंधान मतलब सुंदरता की खोज करते हुए उन्होंने किसी भी कृति की आलोचना की। उनकी मान्यता है काव्य के दोनों पक्षों का, मतलब उनका ये मानना है कि हम काव्य की किसी एक पक्ष को लेकर आलोचना नहीं कर सकते। नंदुलारी वाजपेयी जी का कहना है कि हमें काव्य का एक पक्ष न देखकर काव्य के दोनों पक्षों को देखना चाहिए। और दोनों पक्ष में क्या किया जाता है? कवि की संवेदना और उसकी अभिव्यक्ति। अब संवेदना का मतलब समझना, किसी भी सुख और दुख या अच्छी या बुरी, मतलब दोनों ही स्थितियों में संवेदनशील होना, किसी बात को समझना, वो होता है संवेदना। तो मतलब कवि की संवेदना को भी हमें समझना चाहिए। अगर हम किसी कृति की रचना कर रहे हैं या किसी कृति को आधार मानकर अगर आलोचना कर रहे हैं तो उसमें हमें दो बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो कवि की संवेदना, कि कवि ने उस भाव को किस तरीके से सोचा है जो जिसको उसने लिखित रूप दिया है, और उसकी अभिव्यक्ति का मतलब किस प्रकार के से उसने मतलब दो पक्ष ध्यान देना चाहिए। एक तो कवि की संवेदना और दूसरा कवि उस बात को किस प्रकार से अभिव्यक्त कर रहा है, किस सेंस में अभिव्यक्त कर रहा है। समन्वित विवेचन ही काव्य समीक्षा के लिए उपायदेय हो सकता है। मतलब नंदुलारी वाजपेयी जी ने कहा कि आलोचना करते वक्त जो लेखक है उसे काव्य के दोनों पक्षों को ध्यान में रखना चाहिए। एक तो कवि की संवेदना भी, और कवि उस बात को किस प्रकार से अभिव्यक्ति दे रहा है। इनके समन्वित मतलब मिले जुले विवेचन ही काव्य समीक्षा के लिए उपादेय हो सकता है। तो देखो ये पंक्तियां आपको, जो 3-4 लाइनें आपको यहाँ दिखाई दे रही हैं, इन्हें आप नोट कर लें। इन पंक्तियों को आपको याद रखना कि ये पंक्तियां किसकी हैं? नंदुलारी वाजपेयी जी की। तो जो मेन बातें उन्हें हम पढ़ते चले जाएंगे। वाजपेयी जी की समीक्षा पद्धति शुक्ल जी की समीक्षा पद्धति से भिन्न है। जैसे कि शुक्ल जी की समीक्षा पद्धति में लोकमंगल की अवधारणा थी, उसमें रस को इन्होंने काव्य का मूल तत्व माना था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आचार्य नंदुलारी वाजपेयी जी इन दोनों से बिल्कुल अलग हैं और सौंदर्य की प्रधानता को ये क्या देते हैं? महत्व देते हैं। वे रस संप्रदाय की अकर्मण्यता पर प्रहार करते हैं। इसलिए शुक्ल
स्कूल से अलग है। वाजपेयी जी को सौष्ठववादी, स्वच्छंदतावादी या छायावादी समीक्षक कहा जा सकता है। अब आपसे प्रश्न यहाँ से फिर से आप पॉइंट नोट कर ले कि वाजपेयी जी को किस प्रकार का समीक्षक कहा जा सकता है। तो ऑप्शन में आपको सौष्ठववादी मिले या स्वच्छंदतावादी मिले या छायावादी समीक्षक मिले, तो तीनों में से जो भी मिले आपको टिक करना है, या फिर ये तीनों देकर पूछ ले कि ये सभी, तो आपको ये सभी वाला ऑप्शन चूज करना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वाजपेयी जी की समीक्षा किसी वाद के घेरे में बंधी हुई नहीं है। जैसे कि कई कई आलोचक होते हैं, उनकी जो आलोचनात्मक कृतियां होती है या उनके जो कथन होते हैं वो कईयों के वाद विवाद में घिरी हुई होती हैं। लेकिन वाजपेयी जी की जो समीक्षा पद्धति है ना, वो किसी भी वाद तर्क वितर्क में फंसी हुई नहीं है। वाजपेयी जी भले ही रस की कसौटी पर आधुनिक साहित्य को नहीं कसते, मतलब जो आधुनिक साहित्य उसको रस की दृष्टि से नहीं देखते हैं, किंतु उन्हें रस विरोधी समीक्षक भी नहीं कहा जा सकता। मतलब क्या है कि वाजपेयी जी ने रस को काव्य का मूल नहीं माना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो रस के विरोधी हैं। इन्होंने मूल नहीं माना तो इन्होंने रस का विरोध भी नहीं किया। नैतिक मूल्यों के पक्षधर होने पर भी वे सामाजिक मूल्यों के समर्थक हैं। तो नैतिक मूल्यों की बात किसने कही थी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कही थी, इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा। लेकिन इनके साथ साथ इन्होंने क्या किया, नैतिक मूल्यों के पक्षधर तो थे ही नंदुलारे वाजपेयी जी, साथ ही ये सामाजिक मूल्यों के भी समर्थक हैं। भावात्मक निष्पत्ति और रूपात्मक सौंदर्य के विश्लेषण को वे समीक्षा के दो प्रतिमान बताते हैं, मतलब भाव और रूप। अभी हमने 2 पॉइंट पढ़े थे, कुछ उनका मीनिंग भी, इनका मीनिंग भी उसी की तरह है। तो ये 2 प्रतिमान बताते हैं विश्लेषण के लिए। मानव जीवन से जुड़ी हुई संवेदना को ही साहित्यकार काव्य में प्रस्तुत करता है। देखो, कोई भी जो काव्य है ना, एक बात है यहाँ, मैं भी नंदुलारे वाजपेयी जी की बात से सहमत हूँ कि कोई भी कवि जो काव्य लिखता है, ये तो है नहीं कि वो शून्य में रहकर लिखता है या अंधेरे बंद में लिखता है। मतलब कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्थान में, किसी परिवेश में, किसी वातावरण में रहकर ही रचनाएं करता है। तो मानव जीवन से जुड़ी हुई संवेदना को ही क्या करता है, वो अपने काव्य में प्रस्तुत करता है। ठीक है। अतः आलोचक का मूल कार्य उन संवेदनाओं को पकड़ना है। तो नंदुलारे वाजपेयी जी कहते हैं कि हमें उस लेखक के बारे में उसकी आलोचना न करके हमें उस बात की तह तक पहुंचना है कि कवि की संवेदना क्या है, कवि उन बातों के माध्यम से कौन सी संवेदना को प्रकट कर रहा है, किस भाव को प्रकट कर रहा है और किस तरीके से उन्होंने प्रकट किया है। ठीक है, ये बातें हमें समझनी चाहिए। ठीक है, कवि की अनुभूति के साथ साथ वे उसकी अभिव्यक्ति के उपादानों की भी सम्यक परीक्षा करते हैं। मतलब अनुभूति, पहला तो नंदुलारे वाजपेयी जी कहते हैं कि अगर हम किसी भी कृति के, मान लो मैं रामचंद्र शुक्ल जी, मान लो थोड़ी देर के लिए मैं किसी कृति की आलोचना करती हूँ, जैसे कि निराला जी ने कोई काव्य लिखा और मैं उसकी आलोचना कर रही हूँ, तो नंदुलारे जी वाजपेयी जी कहते हैं कि आप किसी भी रचना की जो वो है उसकी आलोचना करते हैं, मतलब गुण दोषों का जो बखान करते हैं, तो उसमें आपको अनुभूति के पक्ष के साथ साथ उसके अभिव्यक्ति को भी आपको ध्यान में रखना है। भाव और संवेदनाओं में नवीनता रहने पर स्वयं नवीन भाषा की आवश्यकता हो जाती है। यहाँ पर नंदुलारे वाजपेयी जी कहते हैं कि जब भाव, देखो किसी भी लेखक के मन में, कवि के मन में कोई भाव आते हैं, कोई संवेदना आती है और उसी को वो लिखित रूप देता है, तो जब ये दोनों चीजें आएंगी, इनमें अगर नवीनता है तो भाषा तो अपने आप नवीन हो जाएगी। ये बात यहाँ पर कहना चाह रहे हैं आचार्य नंदुलारे वाजपेयी जी। ठीक है, तो समझ रही होंगे आप, मुझे उम्मीद है, और आपको अच्छा भी लग रहा होगा, और अच्छा लग रहा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। इसलिए वाजपेयी जी कवि की संवेदना एवं भाषा का गहरा संबंध स्वीकार करते हैं। जहां निराला, पंत, प्रसाद ने अपने काव्य ग्रंथों की भूमिकाओं एवं पत्र पत्रिकाओं में लिखे निबंधों से छायावादी काव्य की समीक्षा करते हुए अपनी कविता के मर्म से लोगों को परिचित कराया, वहीं आचार्य नंदुलारे वाजपेयी, शांतिप्रिय द्विवेदी एवं डॉक्टर नगेंद्र जैसे समर्थ आलोचकों ने अपनी समीक्षात्मक कृतियों से छायावाद काव्य को दृढ़ प्रदान किया। देखो,
जो निराला था, पंत और प्रसाद, ये लोग अपनी कविताएं लिख रहे थे उस समय में, अपने काव्य ग्रंथ लिख रहे थे। तो अपने काव्य ग्रंथों में उनकी भूमिकाओं में भी उन्होंने उसका महत्व को बताया। छायावाद काव्य की समीक्षा की उन्होंने, और पत्र पत्रिकाओं में भी छायावाद की समीक्षा की, और कविता के मर्म से लोगों को परिचित भी कराया कि हम ये कविताएं किस लिए लिख रहे हैं, कौन सा मर्म है, कौन सी बात है, कौन सी अनुभूति है, कौन सी संवेदना है, जिसको मद्देनजर रखते हुए हम छायावाद की रचनाएं लिख रहे हैं। ऐसा स्पष्टीकरण निराला, पंत और प्रसाद ने अपने काव्य ग्रंथों की भूमिकाओं में दिया, पत्र पत्रिकाओं में दिया, और इनके मत को एक सुदृढ़ आधार प्रदान किया। किस किसने? तो ये 3 नाम मैंने आपको पहले ही बता दिए थे कि नंदुलारी वाजपेयी, शांति प्रिय द्विवेदी और डॉक्टर नगेंद्र। इन आलोचकों ने भी अपनी समीक्षात्मक कृतियों के माध्यम से छायावाद को दृढ़ता प्रदान की। तो समझ रहे होंगे अच्छे से। वाजपेयी जी की आलोचना पद्धति की कुछ विशेषताएं हम शॉर्टकट पढ़ लेते हैं, तो यहाँ से इनका निष्कर्ष निकल कर आ जाएगा कि इनकी आलोचना पद्धति की क्या विशेषताएं हैं, जिसके कारण ये अच्छे खासे इनकी समीक्षाएं मान्य हैं। छायावादी काव्य के सौंदर्य पक्ष का उद्घाटन करने के कारण आचार्य नंदुलारी वाजपेयी जी को सौष्ठववादी आलोचक कहा गया। पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया होगा आपको बिल्कुल, और यही बात मैं शुरू से आपको कह रही हूँ कि नंदुलारी वाजपेयी जी को सौष्ठववादी आलोचक क्यों कहा? क्योंकि इन्होंने काव्य के सौंदर्य पक्ष का उद्घाटन किया। ठीक है, तो सौंदर्य शब्द से ही मैंने आपको बताया था। वाजपेयी जी ने अपनी आलोचना से छायावादी कवियों को तब प्रश्रय प्रदान किया जब बनारसी दास चतुर्वेदी, बद्रीनाथ भट्ट, हेमचंद्र जोशी जैसे लोग उनकी कविता की धज्जियां उड़ा रहे थे। ठीक है, मतलब जब बनारसी दास चतुर्वेदी, बद्रीनाथ भट्ट, हेमचंद्र जोशी जैसे लोग उनकी कविता की धज्जियां उड़ा रहे थे। भाई ये शुरू में भी ये पंक्तियां आई थी, इसे ध्यान से समझना कि वाजपेयी जी ने अपनी आलोचना से छायावादी कवियों को तब सहारा प्रदान किया जब ये लोग थे ना, ये तो धज्जियां उड़ाने वालों में थे। भाई ये लोग जब आए तब इन लोगों का साथ दिया नंदुलारी वाजपेयी जी ने, और छायावादी कवियों का साथ दिया नंदुलारी वाजपेयी जी ने, शांति प्रिय द्विवेदी जी ने, नगेंद्र जी ने। ठीक है, और ये लोग थे जब जैसे लोग इनकी कविताओं की क्या कर रहे थे, धज्जियां उड़ा रहे थे। छायावादी युग में जो कविताएं लिखी जा रही थी उनकी धज्जियां उड़ाने वालों में थे ये। ठीक है, और आगे है, वाजपेयी जी रसवादी समीक्षक हैं, किंतु उनकी चेतना रस के विस्तार को महत्व देती है। मतलब उनकी जो चेतना है वो रस के विस्तार को महत्व देती है, रस को काव्य का मूल नहीं मानते। ठीक है, रसवादी समीक्षक हैं लेकिन रस को काव्य की जड़ स्वीकार नहीं करते हैं। अगला पॉइंट है आत्मानुभव। आत्मानुभव मतलब आत्म अनुभव, जो व्यक्ति खुद अनुभव करता है, और एक आत्म अभिव्यक्ति। देखो, आत्म का मतलब व्यक्ति से हो गया, आत्मा की अभिव्यक्ति मतलब किसी एक व्यक्ति की। तो और सुंदरता की हम बात कर रहे हैं, स्वच्छंदता की, तो आत्म अभिव्यक्ति और आत्म अनुभव को काव्य के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं, किंतु व्यक्तिगता का समाज सापेक्ष रूप ही उन्हें ग्राह्य है। तो ये हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं। और भावात्मक निष्पत्ति और रूपात्मक सौंदर्य के विश्लेषण को वे समीक्षा के 2 प्रतिमान मानते हैं। अब ऐसे पॉइंट ना आपको याद रहने चाहिए कि भाव और रूपात्मक सौंदर्य, ये नहीं कि रूप का भी भावों में भी सुंदरता होनी चाहिए, और जो रूपात्मक सौंदर्य मतलब जो लिखित रूप दे रही हैं उसकी भी सुंदरता, दोनों को ही वे इस समीक्षा के 2 प्रतिमान मानते हैं। मानव जीवन को वे संवेदना मूलक समग्रता में चित्रित किया जाना उपयुक्त मानते हैं। साहित्य में संवेदनाएं इसलिए अनिवार्य हैं क्योंकि उनका संबंध प्रत्यक्ष जीवन से है। जब संवेदना खत्म हो जाती है तो भाव भी खत्म हो जाते हैं। ठीक है, उनका मत है कि भावों और संवेदनाओं की नवीनता स्वयं में नवीन भाषा की मांग करती है। ये बात भी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी थी, और ये निष्कर्ष ही है। छायावादी सौंदर्य अनुसंधान करने के कारण ही उन्हें क्या कहा जाता है, सौष्ठव समीक्षक कहा जाता है। तो बिल्कुल आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा आचार्य नंदुलारी वाजपेयी जी का जो मत है
जो सौष्ठववादी समीक्षा है उनकी। अब अगली जो वीडियो है हमारी आएगी रामविलास शर्मा जी की, और रामविलास शर्मा को मार्क्सवादी समीक्षक कहा जाता है। तो ये भी क्यों कहा जाता है, किस कारण से कहा जाता है, क्या बात है, ये हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।